Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we have been talking about the structure of microtubules and their functions. तो हमने आपको ये भी बताया था उसके साथ में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है उसकी आप लोगों को एक स्लाइड प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो आप लोगों ने मैंने सोचा आप ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो डायग्राम बनाया होगा। और अब अपन बात करेंगे आज माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ आज अपन बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास में माइक्रो बॉडीज के बारे में। किसके बारे में? माइक्रो बॉडीज। देखिए माइक्रो बॉडीज की जब अपन बात करते हैं तो माइक्रो बॉडीज क्या होती है? माइक्रो बॉडीज है अपनी कि जैसे आप माइक्रो बॉडीज के अगर अपन फॉर्मेशन देखें तो होता कैसे है कि अपने पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का अगर अपन डिसोसिएशन करते हैं मतलब उनको तोड़ दिया जाए तो अपने पास में छोटी छोटी स्पेरिकल्स मतलब गोलाकार शेप के सर्कुलर फॉर्म के अंदर अपने पास में क्या मिल जाएंगी? एक छोटे छोटे ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स अपने को मिल जाएंगे। वो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स अगर अपन देखें तो वो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे क्या कहलाते हैं? माइक्रो बॉडीज कहलाते हैं। अब बात आती है माइक्रो बॉडीज की बात करें तो माइक्रो बॉडीज कोई एक सिंगल टाइप की नहीं होती है। माइक्रो बॉडीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तो क्या लेकिन अपन माने अपन 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप अगर अपन देखें तो आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, दैट इज लाइसोसोम। हाँ लाइसोसोम की बात कर रहे हैं अपन। लाइसोसोम माइक्रो बॉडीज का ही क्या है? पार्ट है। सेकंड अपने पास में है पैरोक्सिसोम्स, पैरोक्सिसोम भी अपन ने देखे थे। थर्ड अपने पास में ग्लाइओक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स और फोर्थ है अपने पास में स्पेरोसोम्स। स्पेरोसोम्स की बात करें अपन तो ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। बाकी अगर अपन देखें तो इन सभी की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए? वो ही सर्कुलर या राउंड फॉर्म के अंदर इनकी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इनके फंक्शंस क्या हैं, ये अलग अलग क्या काम करती हैं, वो फंक्शन भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसा आप लोग समझ सकते हो इसके अंदर कि अपने पास में क्या है? लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं और एंजाइम्स भरे होने के कारण उसके अंदर क्या होती है? एंजाइमेटिकल रिएक्शन से होती रहती है। क्या होती है? एंजाइमेटिकल रिएक्शंस के अंदर लाइसोसोम्स के अंदर होती रहती है। तो सीधी सी बात है जब लाइसोसोम एक माइक्रो बॉडीज है वो इस प्रकार का काम कर रही हैं तो बाकी की जो माइक्रो बॉडीज हैं वो भी उस प्रकार का ही काम करेंगी, भाई उस तरीके से काम करेंगे। उसी के अंदर अगर अपन देखें तो अपने पास जैसे ग्लाइओक्सिसोम्स है तो ग्लाइओक्सिसोम्स की अगर अपन देखें तो ग्लाइओक्सिसोम्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं? क्रेब्स साइकिल के अंदर ही पार्टिसिपेट कर देते हैं। क्रेब्स साइकिल वही साइकिल जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? एटीपी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब इसका जिक्र किया था क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो उसी के साथ कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि ये ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल चलाते हैं, ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल चलाते हैं किसके कौन? ग्लाइकोसिसोम्स। तो ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल क्या होती है वो भी आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और स्पेरोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स, लाइसोम्स अपन ने पढ़ लिया। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये दिखने में स्पेरिकल्स होते हैं, मतलब जैसे लाइसोम की स्ट्रक्चर होती है वैसी इसकी होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर्स की होती है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो इन सभी के बारे में आज अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास में है माइक्रोबॉडीज। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज बाय द डिसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। ये आप लोगों को बता दिया गया है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से होता है। अब बात ये भी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से क्यों होता है, ऐसा क्यों अपन बोलते हैं? तो आपको ये याद आ रहा होगा कि जब अपन ने लाइसोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो सबसे आगे बनाया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पीछे बनाई अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पीछे बनाई अपन ने गोल्जी बॉडी। तो इसका मतलब गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई रहती है और इस गोल्जी बॉडी के ही आगे लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोम प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक रीजन अपन यहाँ से समझ सकते हैं, इसको याद रखा जा सकता है कि इसकी जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? वो डिसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, डायमीटर की अगर अपन बात करें तो 1.3 से लेकर के 0.3 से लेकर के 1.3 म्यू तक इसका डायमीटर हो सकता है। नेक्स्ट है कि हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार की होती है। पहली लाइसोसोम्स, दूसरी ग्लाइओक्सिसोम्स, तीसरी पैरोक्सिसोम और फोर्थ स्पेरोसोम्स। तो ये 4 प्रकार हैं आपको, जिसमें से अपन ने लाइसोसोम के बारे में बहुत पहले ही पढ़ लिया था। अब देखिए अपने पास में जो इसका फर्स्ट टाइप है वो है अपने पास में ग्लाइओक्सिसोम्स। देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ पर अपन ने बताया था कि भाई ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल इसके अंदर कंप्लीट होती है, क्रेब्स साइकिल रिलेटेड होती है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवर्ड बाय बीवर्स इन 1961।
बीवर्स ने 1961 के अंदर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वही मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर ये सारी होती है। नेक्स्ट है अपने पास में देखिए कहां प्रेजेंट होती है, दीज आर मेनली फाउंड इन ऑयली सीड्स, कहां पर, ऐसे बीज जिनके अंदर ऑयल निकलता है, ऑयली सीड्स के अंदर पाई जाएगी, ईस्ट सेल के अंदर पाई जाएगी, इमैच्योर फ्रूट्स जो होते हैं, मतलब वो फ्रूट जो अभी पूरी तरीके से पके नहीं हैं, इमैच्योर हैं या पकने वाले हैं, फ्रूट बनने वाले हैं, ठीक है, पूरी कंप्लीटली नहीं बने हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, ये ग्लाइकोसिसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या, These are the highly specialized peroxisomes। देखिए इनको अपन highly specialized peroxisomes भी बोलते हैं, मतलब कि अगर अपन देखें peroxisomes को भी देखें तो भी अगली लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे, तो ये peroxisomes ही कहलाते हैं एक प्रकार से, लेकिन ये highly specialized मतलब स्पेशल टाइप ऑफ peroxisomes को अपन ग्लाइकोसिसोम्स कह सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, ग्लाइकोसिसोम्स आर द रिलेटेड विद द क्रेब साइकिल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रेब साइकिल की जब अपन बात करते हैं तो ये एटीपी जनरेट करने के लिए अपने पास में 3 साइकिल होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो ये धीरे आगे ये भी पढ़ाएंगे आपको कभी स्ट्रक्चर इनकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स क्या होती हैं। तो ये जो एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है, जो क्रेब साइकिल के अंदर होता है उसके अंदर क्या करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती है एंड इट प्रोड्यूस एसिड का प्रोडक्शन करती है। एसिड कौन सा, ग्लाइकोऑक्सैलिक एसिड का प्रोडक्शन ये करती हैं। तो इसके पास में ग्लाइकोऑक्सिसोम्स है, इसकी अपने पास में एक साइकिल भी है, उस साइकिल को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि वो साइकिल कैसे काम करती है, ये कैसे अपने को दिखती है, उससे होता क्या है। ठीक है, तो अपन ग्लाइकोसिसोम्स की बात कर रहे थे। ग्लाइकोसिसोम्स के अंदर अपने पास में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल है। क्या है, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल है। तो देखिए ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। इसके तो होता क्या है, एसिटिल को एंजाइम ए, नाम देखिए एसिटिल को एंजाइम ए, ठीक है, ये एसिटिल को एंजाइम ए आता है। अब बात ये आती है कि एसिटिल को एंजाइम ए होता क्या है। ठीक है, देखिए एसिटिल को एंजाइम ए एक प्रकार का अपने पास में पढ़ने वाले की मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल करता क्या है कि क्रेब साइकिल के अंदर, ठीक है, क्रेब साइकिल के अंदर एसिटिल को एंजाइम आता है, आपने पढ़ी होगी कभी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब एसिटिल को एंजाइम ए आता है तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। मतलब अगर अपने को पता है कि क्रेब साइकिल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ये अपने को पता है एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन जब होगा तो उसके अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, कैसे करवाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ये वहां पर करता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए आया, किसके साथ आया, सिट्रेट के पास में आया, सिट्रेट से इसको किसमें चेंज किया, ये सिट्रेट आया, एसिटिल कोएंजाइम आके जुड़ा सिट्रेट से फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट के अंदर। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट जो आपका है ये दो पार्ट के अंदर टूट जाता है, एक तो सक्सिनेट के अंदर और एक ग्लाइकोक्सिलेट के अंदर। सक्सिनेट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए ये वाला निकल गया, इसका मतलब ये बाहर निकल गया, साइकिल से बाहर हो गया, ये फर्दर किसी अलग प्रोसेस के अंदर काम में लिया जाएगा। अगला है जो चेंज होता है आइसोसिट्रेट दैट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोक्सिलेट, ये ग्लाइकोक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर फिर वापस से देखिए क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए आता है, क्या आता है, एसिटिल कोएंजाइम आकर के फिर से जुड़ता है और साथ ही साथ एक एंजाइम यहां पर आकर के जुड़ता है, दैट इज मैलेट सिंथेटेज। क्या है, मैलेट सिंथेटेज एंजाइम आकर के इसके ऊपर वर्क करता है, ग्लाइकोक्सिलेट के ऊपर काम करता है और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, मैलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जब ये मैलेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर एनर्जी दी जाती है Na-D के रूप में। फिर यहाँ पर एक और एंजाइम काम करता है, दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजनेज। देखिए डिहाइड्रोजनेज आ गया, मतलब ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगी यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, वो किस फॉर्म में निकल जाती है, NaOH की फॉर्म के अंदर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आ रही है, ये हाइड्रोजन क्या हो गई, बाहर यहाँ से निकल गई साइकिल से, Na-D अपने यहाँ पे दिया और इसके ऊपर डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे काम कर रहा है। काम करने पर ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, किसके रूप में, NaOH के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये बचा हुआ मैलेट किसके अंदर चेंज हो गया, ऑक्सीलैक्टेज के अंदर चेंज हो गया। किसके अंदर हो गया, ऑक्सीलैक्टेज के अंदर चेंज हो गया। फिर इस ऑक्सीलैक्टेज के अंदर सिट्रेट सिंथेटेज काम करता है। क्या करता है, सिट्रेट सिंथेटेज काम करता है और फिर दोबारा से जो प्रोसेस आती है अगली वाली नेक्स्ट,
उसके अंदर ये एसिटिल कोएंजाइम भी इसके आकर साथ जुड़ जाता है और सिट्रेट के अंदर चेंज इसको कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी की पूरी साइकिल आपकी चलती रहती है और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करती है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रेब्स साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करती है और क्रेब्स साइकिल एनर्जी जनरेशन के अंदर काम में आता है। अब बात आती है एसिटिल कोएंजाइम ए की। तो एसिटिल कोएंजाइम में अपन ने आप लोगों को बताया है कि ये आकर के एनर्जी प्रोडक्शन करवाने के अंदर जो भी मतलब एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी की सहायता से हो पाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इसका फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो इसके फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या मिलता है, इसके फॉर्मूले के मिलते हैं कार्बन के 23 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 38, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 17, फॉस्फोरस के 3 और सल्फर का 1 मॉलिक्यूल अपने को मिलता है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा C23H38N7O17P3S। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसका कोई खास नहीं है, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया है कि एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मूला क्या होगा। ये आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना से ध्यान देना है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। क्लियर? ये डाइऑक्सिलेट साइकिल आप लोगों को समझ में आ गई, एनर्जी जनरेट के अंदर ये काम में आती है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, पेरोक्सिसोम्स के बारे में, कि पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं। So next we have peroxisomes discovered by Tolbert 1969। इसकी डिस्कवरी की थी टोलबर्ट ने 1969 के अंदर। तो देखिए ये भी एक सर्कुलर ऑर्गेनेल है, मैंने आप लोगों को बताया कि सर्कुलर ऑर्गेनेल्स ही हैं ये सारे। तो नेक्स्ट है एब्सेंट इन प्रोटोजोआ। आपको यहाँ ध्यान रखना है वो क्या है कि ये प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कहां प्रेजेंट हो सकता है, लिवर एंड किडनी ऑफ एनिमल। किडनी और लिवर के अंदर क्या होता है, एनिमल के प्रेजेंट होता है। इसी के साथ प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स होती हैं, मतलब जो ग्रीन पार्ट कंटेन करता है, मतलब प्लांट्स का वो पार्ट जो ग्रीन पार्ट कंटेन करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है ऐसा ग्रीन पार्ट, तो वो क्या करेगा, उसी सेल के अंदर क्या होती हैं, ये पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट कंटेन ऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम अपने पास रखते हैं, ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम क्या करते हैं, ये अपने पास में रखते हैं। कौन, ये पेरोक्सिसोम्स। इसी के साथ अगर अपन देखें तो ये फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोगों को बता दें। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस के बारे में, बड़े छोटे से फंक्शन है। डूइंग फैट मेटाबॉलिज्म इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, तो फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर ये पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कि इट स्लो डाउन द टॉक्सिक इफेक्ट इन साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर कई बार क्या होता है, कोई ना कोई टॉक्सिक मटेरियल, मतलब या फिर ऐसे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट मतलब सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। उसको कम करने का काम भी कौन करता है, उसको कम करने का काम भी ये आपका पेरोक्सिसोम्स कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास में द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ये इट इज डन बाय द इक्वल इफेक्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कि जो फोटो रेस्पिरेशन आपका होगा, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन होने के अंदर, फोटो रेस्पिरेशन मतलब क्या कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रूबिस्को एंजाइम काम में आता है। तो इट इज डन बाय द इक्वल इफेक्ट। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन होगा ये पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों के कारण से होगा। देखिए क्यों होगा वो समझिए, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, तो उसका मतलब क्लोरोप्लास्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक कौन करेगा, कि जिसके पास में क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्योंकि ये एनर्जी जनरेशन से संबंधित है, एनर्जी यहाँ पर काम आ रही है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी काम में आएगा। इसलिए ये तीनों के अंदर इक्वल रूप से क्या होगा, इन तीनों के इक्वल इफेक्ट के कारण ही क्या होगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में, ये बात हो गई आपकी पेरोक्सिसोम्स के बारे में। क्लियर। सो नेक्स्ट अपने पास में है स्पेरोसोम्स। ठीक है, तो अपने पास में चार हैं। लाइसोम्स हो गया, अपना वो पहले पढ़ लिया था, ग्लाइसोम्स हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया, लास्ट अपने पास में स्पेरोसोम्स। स्पेरोसोम्स के बारे में मैंने बताया था कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए कि इनकी जो फॉर्मेशन की बात करें तो इट बाय द डिसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच डेवलप्स एज ए पाउच लेटर।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिसोसिएशन से ये होता है, मतलब उसके टूटने से बनती है, जो आगे चल करके एक पाउच जैसी मतलब थैले जैसी स्ट्रक्चर को क्या है बना लेती है। और ये पाउच जैसी है थैले जैसी स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है आपकी स्पेरोसोम से कहलाती है। वही बात आ गई कि माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी बॉडी के डिसोसिएशन से हो रहा है, तो वो स्पेरोसोम्स का यहाँ पर शो हो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक के डिसोसिएशन से ये मिलकर के बन रही है। ठीक है, जैसे इट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, इट कंटेन्स अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के मतलब काफी टाइप के एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइजेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, फोस्फेटेज, ये सभी एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा कि ये ठीक वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ठीक वो वाली स्थिति हो गई कि जैसे अपन देखते हैं कि जो भी अपने प्लैनेट्स बने हैं या मेटेराइड्स या मेटेओर्स बने हैं वो सभी सन के कारण या उसके अंदर ब्लास्ट होने से छोटे छोटे टुकड़े, ये थ्योरीज अपन ने पढ़ी थी कि उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े जो टूट करके दूर चले गए थे उनसे बने थे। तो वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी आप सन मान सकते हैं और उसके डिसोसिएशन से ये छोटी छोटी सारी चीजें स्पेरोसोम्स वगैरह ग्लाइकोसोम्स ये सारी बन गई। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये आप लोगों को पहले बता दिया गया है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। कंटेन एंजाइम लाइक लाइसोसोम बट रेशियो इज कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए लाइसोसोम्स की तरह ही पाए जाते हैं इसके एंजाइम्स, लेकिन लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला रेशियो और स्पेरोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले रेशियो के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। इट मींस ये हो गया कि पाए तो वही हाइड्रोलेज, केटलेज, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज एंजाइम्स ही पाए जाएंगे, बट जो डिफरेंस है वो ये आएगा कि इनकी जो कैलकुलेशन देखें अपन कि वो जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। सेम एज इट इज जितने लाइसोम के अंदर पाए जाते थे सेम एंजाइम्स उतनी ही क्वांटिटी के अंदर पाए जाएंगे, इसके अंदर वो क्वांटिटी डिफर हो सकती है, इसलिए यहाँ पे अपन ने बोला है बट रेशियो इज कंप्लीटली डिफरेंट। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ स्पेरोसोम्स। अ मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड प्रोडक्ट्स। जो भी फैटी एसिड के जो प्रोडक्ट हैं उनको स्टोर करने का काम ये करते हैं, जो भी फैटी एसिड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करेंगे, साथ ही साथ उनका सिंथेसाइजेशन भी करेंगे, उनको बनाने का काम भी करेंगे, स्टोर करेंगे, बनाएंगे भी, स्टोर भी करेंगे। आप सारी चीजें स्टोर तो रख नहीं सकते, बना करके अपने पास तो रख नहीं सकते, इसलिए उसका ट्रांसफरेशन भी करेंगे। क्या करेंगे, उस बने हुए प्रोडक्ट को, फैटी एसिड के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करने का काम भी यही कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज खुद ही बना रही है और खुद ही रख रही है तो वो दोनों काम तो पॉसिबल हो नहीं सकते हैं, बना भी रही है रख भी रही है तो वो उसको कहीं ना कहीं आगे ट्रांसफर भी करती है। तो एंड फैटी एसिड प्रोडक्ट एंड सिंथेसाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ दैट फैटी एसिड। ठीक है, तो उस फैटी एसिड का ट्रांसफरेशन का काम भी क्या होता है, ये कर देती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज का अपना छोटा सा टॉपिक था और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अधिकतर अपन ध्यान ही देते हैं कि छोटी छोटी जो सेल्स के अंदर ये बॉडीज पड़ी रहती हैं, उनका फंक्शंस क्या है। ऐसी कोई भी चीज है जो खराब नहीं है सेल के अंदर, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो सेल के अंदर खराब पड़ी, उनका कोई ना कोई फंक्शन जरूरी होता है, इसलिए उस माइक्रोबॉडीज को अपन ने यहाँ पर अपन ने लिया है। तो लगभग छोटे छोटे जो मतलब मेन थे अपने सेल ऑर्गेनल्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये अपने रिमेन रह रहे हैं। तो सो ये दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोबॉडीज। बाय बाय, हैव अ गुड डे।